चैप्टर 8 बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इन दिस पिक्चर इसमें ये बात कर रहे हैं दो बच्चे आपस में कि क्या तुम्हें पता है कि यूरोपियन हमारे इंडिया में कब आए थे। तो दूसरा बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं पता है। ब्रिटिश हमारी इंडिया मतलब पहले जो यूरोपियंस थे वो ब्रिटिश हमारी इंडिया में आए थे और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जहांगीर जो कि रूलर था मुगल डायनेस्टी का। ठीक है, उसने बोला, उसकी फ्रेंड ने बोला नो, सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे में यहाँ नहीं आई, सबसे पहले आए पोर्टुगीज़, जिन्होंने 1498 में आए हमारे हिंदुस्तान में और उन्होंने इंडिया का पता लगाया। वास्को डिगामा था ना जो पहला पोर्टुगीज़ था जिसने कि इंडिया का पता लगाया था। तो सबसे पहले वो आया और उसने यहाँ पर जो है वो मतलब यहाँ वो रुका कुछ दिन, यहाँ पे अपना केरल के पास की या गोवा के पास की जगह पर उसने रहना शुरू किया और फिर उससे इंस्पिरेशन लेकर के और भी यूरोपियंस आए हमारे हिंदुस्तान में, जैसे फ्रेंच आए, फिर डच आए, फिर बाद में जाकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे हिंदुस्तान में आई थी। ठीक है, तो अगर कहा जाए तो हमारे इंडिया में आने का जो रास्ता था पहले किसी यूरोपियन को नहीं पता था, लेकिन जो वास्को डिगामा ने हमारे हिंदुस्तान का पता लगाया, एक पोर्टुगीज सेलर थे वास्को डिगामा, इन्होंने सी रूट के थ्रू इंडिया का पता लगाया था 1498 में। और उसके बाद जब ये यहाँ पर रहे तो जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो भी आई थी 1600 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में यहाँ पे आई और उन्होंने यहाँ पर बिजनेस करने की परमिशन मांगी थी। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम टू टाइम कई सारे यूरोपियंस हमारे हिंदुस्तान में आए और यहाँ पर उन्होंने बिजनेस शुरू किया। अब इन्होंने यहाँ पे आके बिजनेस क्यों शुरू किया? क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। सबसे पहले तो यहाँ पर कॉटन जिन जगहों पर इन यूरोपियंस ने अपनी इंडस्ट्रीज़ डाली थी वो सारी जो है एरियाज बहुत ही फ्लॉरिश है, बहुत ही रिच है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए पहला रॉ मटेरियल माना जाता है, इसलिए जो है इन लोगों ने कॉटन पाने के लिए सबसे पहले यूरोपियन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में सूरत के पास अपनी फैक्ट्री डाली थी, कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री। ठीक है, तो अब देखिए कमिंग ऑफ द ब्रिटिश की पोर्टुगीज लेड द वे इन फाइंडिंग द न्यू सी रूट। ठीक है, ये पहले थे जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान का पता लगाया सी रूट के थ्रू टू एशिया एंड एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इंडिया। दे सेट अप द फैक्ट्री इन कोचीन, नाउ कोची एंड गोवा। मतलब सबसे पहले पोर्टुगीज ने हमारे हिंदुस्तान के गोवा रीजन में अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी। दे मेड ह्यूज प्रॉफिट्स बाय बाइंग गुड्स एट द लो प्राइस फ्रॉम इंडिया एंड सेलिंग देम इन द यूरोपियन मार्केट एट द हायर प्राइसेस। इनको बड़ा प्रॉफिट हुआ क्योंकि इन्होंने इंडिया से रॉ माल कच्चे माल के रूप में रॉ मटेरियल खरीदा सस्ते दामों में, लेकिन जब उन्होंने उसको प्रोडक्ट किया, उसको बनाया और जब यूरोपियन मार्केट में बेचा तो उसकी काफ़ी अच्छी इसमें इनको इनकम हुई क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जो भी प्रोडक्ट यहाँ से उन्होंने बना करके बेचा। The success of the Portuguese led the traders from Holland, France and Britain to sail India. अब जो पोर्टुगीज को सक्सेस मिली थी हिंदुस्तान में बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया था, उससे और भी यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है मतलब एक तरह से इंस्पिरेशन मिली कि भाई चलो हम भी चलते हैं इंडिया में, जब इंडिया में इतना रिच है नेचुरल रिसोर्स के लिए तो हम भी चलते हैं और वहाँ पे हम भी अपना बिजनेस जो है वो शुरू करते हैं। तो हॉलैंड आया, फ्रांस आया, ब्रिटेन आया, ये सब जो है वो इंडिया में सी रूट्स के थ्रू हमारे आए और इन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। Now next is the English East India Company. The English merchant formed the EEIC in 1600
under the authority of Queen Elizabeth I, it was set up to conduct trade in India. मीन्स इंग्लिश मर्चेंट्स को एक इनकी फर्म थी जिसको कि EEIC कहा जाता है. तो 1600 में इनको क्वीन एलिजाबेथ जो कि ब्रिटेन की महारानी थी उनसे एक फरमान मिला कि वो हिंदुस्तान में जा करके बिजनेस करें. इट वॉज सेट अप टू कंडक्ट ट्रेड इन इंडिया. तो 1615 में जब मुगल एम्परर जहांगीर हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे तो उन्होंने इस फरमान के तहत ब्रिटिश को फर्स्ट फैक्ट्री डालने की परमिशन दी और ये फर्स्ट फैक्ट्री डाली गई इन सूरत. दिस अलाउड द EEIC टू कैरी आउट ट्रेड विद इन द मुगल टेरिटरी. और इस फरमान से ब्रिटिशर्स को ये अलाउड हुआ कि वो मुगल टेरिटरी में बिजनेस कर सकते हैं. बाय 1623 द ब्रिटिश हैड सेट अप देयर ट्रेडिंग पोर्ट्स इन सूरत, बोर्च, अहमदाबाद एंड आगरा. 1623 में ब्रिटिश ने सिर्फ सूरत के अलावा और भी कई जगहों पर अपने ट्रेडिंग पोर्ट्स डाले, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ये सारे एरिया कोस्टल एरियाज़ हैं. यहाँ से आगरा वगैरह जो है वो वहाँ पे कॉटन अच्छा किस्म का मिलता है. तो इन्होंने जो एरिया ऑक्यूपाई किए थे, कुछ एरिया तो ऑक्यूपाई किए थे टू टेक रॉ मटेरियल और कुछ एरिया ऑक्यूपाई किए थे जो सी कोस्ट के एरिया थे वो बिजनेस करने के लिए, ताकि वहाँ से आसानी से शिप लोड होकर के मार्केट में सामान इनका पहुँच सके. द ब्रिटिश ऑल्सो फोर्टिफाइड सम ट्रेड सेंटर्स एंड द फैक्ट्रीज. अब ब्रिटिशर्स ने जहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाई थी वहाँ पे अपने ऊंचे ऊंचे फोर्टिफाइड यानी कि जो है जस्ट लाइक किले वगैरह बना लिए. दीज इंक्लूड्स फ्रॉम फोर्ट विलियम इन कोलकाता. उन्होंने कोलकाता में फोर्ट विलियम डाला, सेंट जॉर्ज मद्रास में डाला और फोर्ट ऑफ मुंबई अब जो है उन्होंने मुंबई में डाला. नाउ वॉर्स फॉट टू गेन कंट्रोल ओवर इंडिया. अब देखिए ब्रिटिशर्स आए, उससे पहले पोर्टुगीज आए, डच आए, फ्रांस आए, ये सब कि वॉर्स फॉट टू गेन कंट्रोल ओवर इंडिया. आफ्टर सेटिंग अप फैक्ट्रीज द नेक्स्ट एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर ट्रेड बाय एनेक्सिंग मोर टेरिटरीज इन इंडिया. अब कई यूरोपियन कंट्रीज लगे हुए थे, पर ब्रिटिश क्या चाह रहे थे कि वो ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इंडिया से कमाएं. वो किसी और दूसरे यूरोपियंस को इंडिया में रहने मतलब बिल्कुल भी रहने नहीं देना चाहते थे. तो क्या हुआ कि अब ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर को मजबूत करने के लिए इंडिया की टेरिटरीज यानी कि किंगडम्स और देशों को हथियाना शुरू करा. टू अचीव दिस the British fought numerous wars. Some wars were fought against their European rivals in India, such as French, Dutch and Portuguese trading companies. Other wars were fought against the rulers of small kingdom in the different parts of India. यानी कि अब ब्रिटिशर्स ने न्यूमरस वॉर्स लड़ी, बहुत सारी जंगें लड़ी जिसमें उन्होंने पोर्टुगीज़ और फ्रेंच और डच इनके खिलाफ ये वॉर लड़ी, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बिजनेस करना चाहते थे और इनकम पाना चाहते थे. उन्होंने सिर्फ उन यूरोपियंस को ही नहीं बल्कि हमारे इंडिया के कुछ रूलर्स और स्मॉल किंगडम्स को भी वॉर में जीत करके अपने अंडर में करना शुरू कर दिया. कार्नेटिक वॉर. Carnatic Wars were a series of 3 wars fought between 1746 and 1763 by the EEIC and the French East India Company. कार्नेटिक वॉर एक ऐसी वॉर थी जो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी. ये पहली वॉर 1746 में हुई, उसके बाद दूसरी वॉर 1763 में हुई, जिसमें बोथ ब्रिटिश और फ्रेंच इंडिया पे के ट्रेड पे पूरी तरीके से कंट्रोल पाने के लिए दोनों ने ये वॉर लड़ी थी.
द इंडियन रूलर्स भी इसमें ज्वाइंट हुए थे, और जैसे कि टीपू सुल्तान वॉज विद द फ्रेंच ने टीपू सुल्तान की बहुत हेल्प करी थी, उन्हें बहुत जो है मतलब कह सकते हैं कि आप अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो हमारे हिंदुस्तान के कुछ रूलर्स ने इन फ्रेंच का साथ दिया और कुछ ने जो है वो ब्रिटिश का साथ दिया, ठीक है। सो ज्वाइन दीज वॉर्स टू स्ट्रेंथ देयर ओन कॉज। और जो भी हिंदुस्तानी रूलर्स थे उन्होंने इस वॉर पे फ्रेंच और ब्रिटिश का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो उनकी अपनी नीड थी। ब्रिटिशर्स ने उन्हें मतलब होशियारी से समझाया था कि अगर वो उनके साथ वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे, उनका साथ देंगे, तो ब्रिटिशर्स इंडियन रूलर्स की जो है वो मतलब वो उनकी मुसीबत पड़ने में साथ देंगे, है ना। तो इसी तरीके से रूलर्स ने जो है वो इन ब्रिटिशर्स का और फ्रेंच का साथ दिया अपने फ़ायदे के लिए। सो इंडियन रूलर्स वर joined these wars to strengthen their own powers, cause and to defeat their rivals. Finally, the EEIC gained advantage over trade in India. Finally, कौन जीता? फ्रेंच नहीं, फाइनली जीते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट किया। Bengal were very important as Bengal was one of the richest provinces in India at that time. ब्रिटिश के समय पर जो बंगाल था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिचेस्ट प्रोविंस था हमारे हिंदुस्तान का, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत पाए जाते हैं और ये बंगाल सी कोस्ट का एरिया है। तो जिस वजह से बंगाल की मिट्टी जो है वो वेरी रिच है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन, और सी रूट्स के कारण यहाँ पे बिजनेस भी बहुत अच्छा होता है। डायरेक्ट जो है वो फॉरेन मतलब अनदर कंट्रीज में प्रोडक्ट को बेचा जाता है। अब देन नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ प्लेसी। ये बैटल ऑफ प्लेसी क्या था? 1757 में ये बैटल ऑफ प्लेसी हुआ बिटवीन ब्रिटिश एंड द नवाब ऑफ बंगाल, जिनका नाम सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश के साथ ये वॉर की क्योंकि ब्रिटिश जो है वो सी कोस्ट एरिया से फ्री बिजनेस करते थे, फ्री ट्रेड करते थे, और सिराजुद्दौला को उस कोस्टल एरिया से जो किए हुए बिजनेस का टैक्स चाहिए था। तो नवाब ने रिकमेंड किया टू टैक्स फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, बट ब्रिटिशर्स नॉट अलाउड टू पे एनी टैक्सेस। He had also started building their army and expanding their base at Calcutta. अब नवाब को ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उनकी बिना परमिशन के ये सब हो रहा था। तो ब्रिटिश दिस वॉज अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला परमिशन। सो ब्रिटिश इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द बैटल। ये बैटल हुआ 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी के नाम से, बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बैटल में सिराजुद्दौला हार गए क्योंकि उनके अपने ही जो चीफ थे, आर्मी चीफ जिनका नाम मीर जफर था, उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करी। ब्रिटिश ने मीर जफर को जब देखा कि मीर जफर जो है वो सिराजुद्दौला को मन ही मन पसंद नहीं करता है लेकिन सामने दिखावा करता है, तो उन्होंने मीर जफर को लॉलीपॉप दिया। लॉलीपॉप मीन्स उसको लालच दिया कि अगर तुम मेरा साथ दोगे सिराजुद्दौला के अगेंस्ट तो अगला आने वाला बंगाल का नवाब तुम होगे। मीर जफर ने लॉलीपॉप ले लिया, है ना, और उसके बाद उसने गद्दारी करी अपने ही मालिक से, और फाइनली सिराजुद्दौला के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, पर फिर भी वो वॉर हार गए। फिर उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद अ फ्यू इयर्स लेटर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 में हुआ बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
EEIC means English East India Company. The East India Company had used their victory in Battle of Plassey to get a number of the privileges from new Nawabs of Bengal. मीर कासिम. अभी देखिए मीर जफर का क्या हाल हुआ. मीर जफर वॉज ओनली लाइक अ पपेट इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश. जैसे ब्रिटिश कहते थे वैसे मीर जफर करता था. ब्रिटिश भी उससे तंग आ गए कि अरे ये तो अजीब इंसान है, अपने आप से कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता. उन्होंने फाइनली उसको जो है उससे नाराज़ होकर के उससे मतलब हार के उन्होंने मीर कासिम यानी उसके सन इन लॉ को नया रूलर बनाया बंगाल का. लेकिन मीर कासिम इंडिपेंडेंट रूलर था. वो अपनी शर्तों पे रूल करता था. वो ब्रिटिशर्स की एक भी नहीं सुनता था. तो फाइनली क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड यूज दिस विक्ट्री. अच्छा दैट मतलब दैट वाज इन बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 व्हेनेवर द नवाब ऑफ बंगाल डिफीटेड विद द ब्रिटिश और मीर कासिम उसकी जगह पे गद्दी पे बैठा. The company officials often misuse these privileges and reduce the income of the province of Bengal. फिर tied to this plunder by the British, मीर कासिम declared war against the company. यानी मीर कासिम ने ब्रिटिश के अगेंस्ट ही वॉर शुरू कर दिया, क्योंकि मीर कासिम को भी वही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी जो मीर जफर को फेस करनी पड़ी थी और जो सिराजुद्दौला को फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि ब्रिटिश अपनी मनमानी कर रहे थे. वो हमारे ट्रेड एरिया से एक भी टैक्सेस हमारे रूलर्स को पे नहीं करते थे. इससे हमारे इंडियन रूलर्स भाई कहाँ से पैसा पाते, उनको तो वहीं से पैसा मिल रहा था ना, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज से या ट्रेड से. तो